आप देख रहे हैं बीबीसी। मैं हूं दिलनवाज और इस वक्त हम हैं पटना के गांधी मैदान में। अगर आप न्यूज़ से अपडेट हैं तो अब से कुछ मिनट पहले भारतीय सेना के जो 3 विंग हैं उसके चीफ्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निवीर या अग्निपथ जो योजना आई है सेना में अस्थायी भर्ती को लेकर उससे जुड़े सवालों के जवाब दिए। उनकी घोषणाओं में सबसे अहम घोषणा ये है कि अब से आगे भारतीय सेनाओं में जो भी भर्ती होगी वो अग्निपथ या अग्निवीर योजना के तहत ही होगी। अधिकारियों के इस घोषणा के बाद उन लोगों में खास तौर पर निराशा है जिन्होंने हाल ही में अलग अलग सेनाएं जो हमारी भारत की नौसेना है, वायुसेना है और थल सेना है, उसकी जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी उनकी अलग अलग जो प्रोसीजर्स हैं उनमें हिस्सा लिया था। कुछ जो है बिल्कुल उसके आखिरी पायदान पर पहुंच गए थे। ऐसे जो युवा हैं उनमें खास तौर से सरकार के इस फैसले के बाद निराशा है। मैं इस समय पटना के गांधी मैदान में हूं और मेरे साथ वो युवा हैं जो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की जो अभी भर्ती होने वाली थी उसकी लगभग सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर चुके थे। रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट, ये सब पास कर चुके थे और उन्हें बस कॉल लेटर का इंतजार था, यानी उनके परिवार में नौकरी लगने का जश्न मनाया जा चुका था। लेकिन अब सरकार की घोषणा के बाद उनके लिए वो रास्ता बंद हो गया है और उन्हें फिर से अग्निपथ योजना के तहत जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका पहला रिएक्शन क्या है? सर, हमारे पास कोई रिएक्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी एक आशा, एक उम्मीद परिवार की, हमारी जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खत्म कर दिया गया। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग भारतीय वायुसेना के 2020 के वैकेंसी, जिसमें हम लोग की नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ, हम लोग स्टार इनटेक XY ग्रुप के एग्ज़ाम को पास किए, उतनी कड़ी फिजिकल टेस्ट को पास किए और यह वही ग्राउंड गांधी मैदान है जहां हम लोग 5-5 राउंड इसका दौड़ा करते थे। फिजिकल कंप्लीट करने के बाद हम लोग की मेडिकल प्रक्रिया हुई। मेडिकल प्रक्रिया में हम लोगों ने ग्रीन कार्ड पाया, यानी कि हम लोग सफल हुए। ग्रीन कार्ड के बाद हम लोग का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया, जिसको PSL बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में। उसमें हमारी 1357 रैंक है, मेरे दोस्तों की 200 रैंक है। हम लोगों ने सब प्रक्रिया हासिल कर ली थी। लेकिन जिस प्रकार से हमें वेबसाइट के माध्यम से CASB, वो क्या है कि एयरफोर्स की सिलेक्शन की बोर्ड है, उसने कहा कि आप लोग वेट कीजिए, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका इनरोलमेंट लिस्ट डिले कर दिया गया है। सर, हम लोगों ने सब्र के साथ, संयम के साथ, हम और हमारे परिवार के लोग, हमारे पिताजी रोज फोन किया करते थे कि आखिर हम लोग की प्रक्रिया में देर क्यों है। लेकिन अफसरों ने कहा, उस CASB बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के चलते और प्रशासनिक कारणों के चलते आप लोग सब्र रखें, आप लोग की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। लेकिन सर, 1 साल बीत जाने के बाद हम सभी लोगों ने जब देखा कि सब्र का बांध टूट रहा है, हम लोग की आकांक्षाएं और सपने टूट रहे हैं, तो हम लोगों ने जंतर मंतर दिल्ली पे घेराव करने का और शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह, देश के माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे। उन्होंने हमें ये वचन दिया, हम लोगों से वादा किया कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो बची हुई है, जो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सर 2 दिन पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने और माननीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि अब भारतीय वायुसेना या भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर के तहत लिया जाएगा। सर, हमारी क्या गलती थी? बता दो हमें, हमारी क्या गलती थी? सर, हमने तो फ्रेश इनरोलमेंट, फ्रेश काम किया था, हमारी वैकेंसी में तो बस ज्वाइनिंग ही बाकी था सर। और खास बात तो यह है सर कि हम गरीब माता पिता और किसान मजदूर के बेटे हैं सर। हम लोगों ने वो सब प्रक्रिया हासिल करने के बाद हमारे माता पिताओं के घरों में, हमारे घरों में लोगों ने खुशी का उत्सव मनाया, हमने मिठाइयाँ भी बांटा, क्योंकि आप भी जानते हो सर कि गरीबों के घर में एक छोटी सी भी खुशखबरी आती है तो किस तरह से लोग तत्पर होकर मिठाइयाँ बांटते हैं। माता पिता ने मिठाई बांटा। लेकिन आज 3 दिन बीतने के बाद आज का बस 2 मिनट पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस यह स्पष्ट कर दिया है। VR चौधरी, अनिल पुरी, इन तमाम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बात किया गया तो ये लोगों ने बोला कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो केवल अग्निपथ स्कीम से ही होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि सर, क्या बताइए आपकी जो भर्ती प्रक्रिया में बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था उन लोगों तो आप ले लिए होते,
आगे की प्रक्रिया तो भविष्य की है, उसमें आप विचार करते, उसको आप लोग सुनिश्चित करते। लेकिन BR चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत दिन हो गया मेडिकल किए हुए, तो हो सकता है इसलिए हम उनकी प्रक्रिया जो है शुरू से अग्निपथ से करेंगे। सर, आप हमारी मेडिकल फिर से ले लेते, हम तैयार हैं। हमारे 7,000 जो वायु सैनिक हैं, हमारे जितने भी वायुसेना के लोग जो ज्वाइनिंग के तैयार कर रहे हैं, हम सब डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी, वायुसेना के चीफ जी, आप हमारा मेडिकल कर लो, हमें कोई अफसोस नहीं है। आप बाहर का भी रास्ता दिखाओगे तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपकी तो नीति बस ये है कि किसी तरह अगर ये लोग का मेडिकल ले लेंगे तो ये लोग को परमानेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए आपने क्या किया कि अग्निपथ स्कीम से करेंगे तो उसमें बहुत सारे लड़के आउट चले जाएंगे, और जिसको रखना भी होगा तो उसको बस अग्निपथ स्कीम से 4 साल रखना पड़ेगा। अरे सर, हम गरीब के बेटे हैं सर, ठेला खींचने वाले और मजदूर के बेटे हैं सर, ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करिए सर। और एक बात बताना चाहते हैं, तुम लाख गिनाओ अपने फायदे अग्निपथ और अग्निवीर की योजना की, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कभी कब्र पे हवेली नहीं बनती है, कभी कब्र पे कभी आपका बंगला नहीं बन सकता है। और अगर तुम उस बंगले, उस 7,000 बेटों का, उन दर्दों का अगर तुम कब्र बना के अग्निपथ स्कीम भी लागू करोगे तो हमारी मां रोएगी। और कल का न्यूज देख लो सर, आप कल के न्यूज में मोदी जी की माता जी का बर्थडे था। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि मां एक शब्द नहीं है, लेकिन सर कल मेरी मां ने रोया है। कल मेरी मां ने फूट के कहा है कि बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरे अंदर बहुत सपना था कि तुम नौकरी पा जाओगे तो गरीबी दूर हो जाएगा। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी, आपकी मां एक मां नहीं है, हमारी भी मां है। उन 7,000 माताओं का क्या, जिनके आंखों में आंसू था, उनके शब्दों में दर्द था, उनकी बातें सर दबी हुई थी। सर, हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो। हमारे जो थल सेना, रक्षा सेना और जल सेना के जितने अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि सर 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा दर्द मत भुलाओ सर। हमारे इस आंसू को तुम खून की आंसू की तरह समझो, क्योंकि ये आंसू ही सिर्फ नहीं है। और सर, ये जो हमारा हाथ था, वो हाथ तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने के लिए पैदा हुए थे, मां भारती के लिए पैदा हुए थे कि हम जब जाएंगे सेना में तो एक सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लेकिन किस प्रकार से आज ये कहा गया है कि 4 साल भर्ती के बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन दिया जाएगा। हमको तुम लोन दोगे? हम पैसा के लिए आए थे यहां। और खास बात बता दूं सर कि जब एक एयरफोर्स, एक सिपाही आर्मी और किसी मिलिट्री के सैनिक की भर्ती होती है तो उसकी सैलरी 40,000 प्रत्येक महीना होती है। उसमें उसको मेडिकल फैसिलिटी हर एक दिया जाता है अलग से। लेकिन अब ये स्कीम जो है वो 21,000 महीना देगी, और हमारे पैसे को काट कर ही लोग बोल रहा है कि आप लोग को तो 12 लाख रुपया एक मुफ्त दिया जाएगा। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो सर? हम भी विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं क्या मूर्ख बना रहे हो। छलने का मत करो, इतना भी गरीब है, लेकिन हमारे माता पिता ने उस गरीबी में भी हमें पढ़ने का हमेशा अधिकार दिया है। हम हार नहीं मान सकते हैं, हम कोर्ट तक भी जाएंगे। हम मानते हैं हम गरीब हैं, लेकिन हम इस लोकतंत्र को भरोसा करते हैं, और लोकतंत्र में हम लोग जाएंगे और हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वो अलग बात है कि हम सफल होना हो, लेकिन अपनी उस मां के आंसू को, अपने पिता के दर्द को कभी हम लोग हार नहीं मानने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। और एक बात मोदी जी स्पष्ट कह देना चाहते हैं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए बड़े सम्मान के साथ, कि हम कभी अडानी और अंबानी की उनके फैक्ट्री में जय हिंद नहीं कहने वाले हैं जो आप सोच रहे हैं। और 55 साल नौकरी करने के बाद सेना में आप उनको नौकरी क्या देते हो? उनको नौकरी देते हो गार्ड बन जाओ, एटीएम गार्ड बना देते हो, बैंक गार्ड बना देते हो। अरे साहब, जब 55 साल नौकरी करने के बाद एक देश का महान योद्धा जब बैंक का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है, तो हम 4 साल का जो अग्निपथ अग्निवीर से जो लड़के रिटर्न होके आएंगे, उसके लिए तुम ये जो छलावा कर रहे हो कि उनके लिए हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भेज देंगे, क्या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो मोदी जी? जो पहले रिटायर हुए उनको तो ध्यान दिया नहीं, अब हमें मूर्ख बना रहे हो। और अगर आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो मोदी जी, आप बिजनेस हमारे साथ कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि आप अगर 71 साल की उम्र में देश के शासन व्यवस्था को चला सकते हो, तो आप हमें 22 साल के रिटायर करना चाहते हो? अरे हमारे शरीर में अभी भी वो युवा जोश है, वो लहर है, और ये बिहार की धरती है। और मैं संपूर्ण भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिहार और पूरे भारत के हिंदू मुसलमान मेरे भाइयों, एक बात कहना चाहता हूं कि आज देश की सेना पे जो चोट किया गया है,
आज आप लोग, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आज आप लोग साथ हो जाइए। अगर आज साथ आप लोग नहीं हुए तो आप लोग की आने वाली नस्लें पूछेंगी कि पिताजी जब देश की सेनाओं को प्राइवेट किया जा रहा था, जब देश के नौजवानों के साथ छला जा रहा था, तो आप लोग खड़े क्यों नहीं हुए? अरे हिंदू मुसलमान करके देश का बहुत सारी सरकारी संस्थाएं बेच दिया गया, हमारी क्या गलती थी सर? इसलिए मेरी बातों को आप लोग एक तो संदेश भी समझो, और हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी भर्ती कर दो। इसके लिए हमें बर्बाद न करो साहब, हमारी क्या गलती थी? तुम स्कीम लाओ, वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन 7,000 लोगों की कब्र को मत खोदो, वो 7,000 लोगों की बददुआएं तुम्हें लगेंगी। और हम चाहते हैं कि हम देश के आन में देश के लिए अगर सर्वोच्च बलिदान भी देना होगा तो हम खड़े होंगे, और हमें डर नहीं है पाकिस्तान और चीनियों से। हमें सरहद पर यह मालूम है कि हमारे खुद के बड़े भाई आर्मी में हैं। उन लोगों ने कहा है कि देश के लिए हम लोग पैसे के लिए नहीं लड़ते हैं, चीनी मारे पाकिस्तानी मारे, लेकिन क्या बोलते हो, सर्वोच्च बलिदान के लिए कभी देश के लोग कभी पैसे के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम देश की सेवा जरूर करेंगे और मरते दम तक करेंगे। और तुम्हारे इस नियम के खिलाफ, इस संवैधानिक कार्य के खिलाफ हम देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहूंगा, अभी जब बात कर रहे थे आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए। मेरा सीधा सवाल है, रास्ता तो आपके लिए खोला है, उन्होंने कहा है भर्ती प्रक्रिया हमने रोकी है, लेकिन अग्निपथ के जरिए रास्ता तो आपके लिए खुला है ना, तो क्या आप उसको अपनाएंगे? क्या आप अग्निपथ के जरिए भर्ती प्रक्रिया में दोबारा से जाएंगे? सर, जब हमारी फ्रेश प्रक्रिया, जब हमारी हर एक कार्य हो जाने के बाद बस ज्वाइनिंग लेटर बचा हुआ था, उसको आप निराधार कर देते हो। पहले तो इनकी क्राइटेरिया ये थी कि 17.5 से 21 साल के युवक जो है भारतीय सेना में जाएंगे, लेकिन अब जब देखें कि हमारा इनरोलमेंट लिस्ट जो एयरफोर्स की 2 सालों से लड़का ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है, उसका एज तो बढ़ गया 21 साल से, तो ये लोग फिर जो है हमारे दबाव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों ने किया, तो उसके दबाव में लोगों ने 23 साल काम करने का प्रयास किया। सर, हम तो कतई नहीं जाना चाहेंगे, हम सर 4 साल के इनके असंवैधानिक कार्यों को करने नहीं जाएंगे, हम मानते हैं। लेकिन सर, गरीब कितने भी हों, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ छला गया है सर, उसको हम बर्दाश्त काम नहीं करने देंगे। हमारे साथ एक और युवा ये हैं, आपने भी परीक्षा पास किया? यस सर, मैंने सारी प्रक्रिया पास की है। क्या नाम है जी, आपका? मेरा नाम रोशन आनंद है, और हम ऑल इंडिया रैंक 157, 10 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें मेरा रैंक फाइनली रैंक वो ऑल इंडिया रैंक 157 है। बहुत से लोगों का ये तर्क है कि सरकार अग्निपथ योजना के जरिए जो भर्तियां कर रही हैं, इन्हें रेगुलर फोर्स यानी परमानेंट नौकरी में 25% आरक्षण देगी। अगर आपने 157 रैंक 10 लाख लोगों में हासिल की है, तो आपको ये भरोसा क्यों नहीं है कि उन 25% में आपको जगह मिल जाएगी? आप अग्निपथ में जाएंगे नहीं पहले, ये उसके बाद ये सवाल। देखिए सर, सबसे पहले इस बात को आप अलग रखिए। आप सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि जो हम लोग पहले कर चुके हैं, आज से 2 साल से मतलब जिस चीज़ को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई किए, इसी गांधी मैदान में हम लोग 6-6 चक्कर 20-20 किलोमीटर अपने रनिंग को ठीक करने के लिए किए थे। आखिर वो मेहनत कहाँ गया? उसके बाद इंटरव्यू पास किए। हम बिहार बोर्ड से सरकारी स्कूल से पढ़े लड़के अपने इंग्लिश को ठीक करने के लिए 3-3 महीना महंगे महंगे कोचिंग में कितने रुपये देकर अपने इंटरव्यू को क्लियर किया, मेडिकल अपना क्वालिफाई किए, उसके बाद मेरिट आती है। अगर आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं तो हम मतलब किस आधार पे, किस आशा के साथ ये अग्निवीर का फॉर्म भरें कि आप उसमें भी मुझे मतलब मेरे साथ न्याय मिलेगा? आप ये बताइए। तो अभी आप अग्निवीर का फॉर्म नहीं? बिल्कुल नहीं भरेंगे। आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए आप क्वालिफाई कर चुके थे, अब क्या करेंगे आगे? फिर क्या प्लान है आपका? करियर प्लान क्या है? सबसे पहले तो मैं जिस प्रोसेस के अंतिम चरण तक गया हूं, उसको पाने के लिए अपने पूरा दम लगाऊंगा। देश में न्याय भी है, बहुत सारी कोर्ट है, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। अदालत की लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन अपने जीवन के लिए, करियर के लिए आप क्या करेंगे? कैरियर के लिए अभी तो जो सामने है उसको पाल लेंगे, उसके बाद ही ना हम लोग सोचेंगे। ऐसे छोड़ देना तो कोई उचित नहीं है। कल के गवर्नमेंट का कोई नया नियम आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कब तक हम लोग के साथ चला जाएगा ऐसे? आप अग्निपथ में नहीं जाएंगे? अभी तो नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपने परीक्षा पास की थी? हाँ जी सर, हम लोग पूरा प्रोसेस पार कर लिए थे। इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप टेक्निकल जो है, उसमें हम लोग का PSL भेजा गया था, जिसको प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। और सर, जो हम लोगों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर डिसाइड किया गया है कि हम लोगों का जो भी प्रोसेस होगा सेना भर्ती का, वो अग्निपथ स्कीम के तहत लिया जाएगा। सर, जो हम लोग के साथ पूरा छलावा किया गया है सर, धोखाधड़ी किया गया है। पूरा स्टूडेंट, जो 7,000 स्टूडेंट देश में ज्वाइनिंग का इंतजार करें इंडियन एयरफोर्स का, सर छलावा किया गया है। सर, हम लोगों ने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, फेज 2 कंप्लीट किया, फेज 3 कंप्लीट किया, मेडिकल प्रोसेस हर चीज़। सर, पिछले 31 मई से हम लोग को, आज जून है 24
20 जून है सर, और हम लोगों के साथ वेबसाइट पे CSB वेबसाइट है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, उस पर सर 1 साल से हम लोगों को दिया जा रहा है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका इनरोलमेंट है, जो नियुक्ति पत्र है डिले चल रहा है, कभी कोविड की वजह से, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। हम लोगों ने सर धैर्य के साथ उसको इंतजार किया कि सर अब एयरफोर्स उसको जारी करेगी। सर हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग के सर बहुत सारे लोगों को उम्मीदें जुड़ी हैं हम लोगों के साथ कि सर इस जॉब के पाने के बाद सर बहुत सारी जो दुख दुविधाएं हैं सर दूर हो जाएंगी। लेकिन सर लास्ट में हम लोग को क्या मिला? सर हम लोग का दोष क्या है? सर जो बोल रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, नेता हैं या वो मतलब जो स्कीम का सपोर्ट करते हैं, बोल रहे हैं कि ये सो छात्र उग्र हो रहे हैं, जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। सर मसला ये नहीं है सर, इसके पीछे का रीजन जानने का कोशिश कीजिए। सर इन लोगों का धैर्य कितना, मतलब सर आर्मी वाले स्टूडेंट भी, एयरफोर्स के स्टूडेंट भी सर 1.5 साल 2-2 साल सर भर्ती का इंतजार किए, उसके बाद सर आप लास्ट स्टेज पर उसको कैंसिल कीजिएगा। सर छात्रों का धैर्य भी जवाब दे देता है। सर हमने बचपन में ही सर बहुत सारे स्तुति और कविताएं पढ़ी हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को सर मिला है, हम लोगों को जो आगे बढ़ने का बढ़ावा मिला है। सर मैंने 6th क्लास में मैंने पढ़ा था, एक पोयम स्तुति था, श्री रामचंद्र स्तुति था। उसमें कहा गया था कि सर 3 दिवस से पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहते छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठा अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मुंड मंडन में। हम वही श्री राम के वंशज हैं, हम उसी श्री राम के उनके कदमों पर चलने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग के धैर्य के परीक्षा लिया गया सर, तभी ये लोग सर जो आतंकवादी नहीं दिखते हैं आपको, जो ट्रेनों का आगजनी कर रहे हैं, हिंसात्मक रवैया अपना रहे, आप उनके धैर्य के परीक्षा लिए हैं सर, तभी वो लोग उग्र हुए हैं। आप उन घटनाओं का बचाव कर रहे हैं जिनमें सरकारी संपत्तियों को जलाया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक गलत घटनाओं का बचाव कर रहे हैं? सर हम हिंसा का कहीं से विरोध नहीं करना चाहते हैं सर, हम ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों के पीछे का जो दर्द सर समझने का आप कोशिश कीजिए। वो आतंकवादी नहीं है सर। हम बी आर चौधरी सर एयर चीफ मार्शल से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है सर, कि आप ये चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए सर। हम लोगों का इनरोलमेंट जो है बाकी उनको रिलीज कर दीजिए। हम लोग कोई आप ही के बच्चे हैं सर, हम आप ही के बच्चे हैं सर, हम क्यों ये सब आगजनी और ये हिंसात्मक रवैया में शामिल हों? सर हम लोगों को आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, हम लोग का इनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दीजिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर हम लोग कतई इस किसी भी हिंसात्मक कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कब सभी भी लोग, जितने भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के कैंडिडेट्स हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से एक तरह संवैधानिक रास्ता अपना के एक नया रास्ता को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हिंसात्मक रेलवे से किसी भी सरकारी संपत्ति का कोई विध्वंस करता है उसकी हम लोग कड़ी निंदा भी करते हैं। और ख़ास बात और बता दें कि जितने भी हमारे जो बच्चे, हमारे साथ जो बिहार के लड़के हैं, एयरफोर्स के हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, कभी किसी सरकारी संपत्ति को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन एक बात और समझ लो सर कि आज एक बात कहना, मैं कहीं से डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उस बात को कि रेलवे हमारी संपत्ति है, लेकिन एक बात वो लोग जो ये बात कह रहे हैं कि रेलवे संपत्ति हमारी है, उसको नुकसान ना पहुंचाओ, मैं कहता हूँ मत नुकसान पहुंचाओ, लेकिन वो धड़कती हुई ट्रेन की बोगियाँ कहीं ना कहीं ये भी दर्द बयां करती है कि ट्रेन की 20-25 बोगियाँ जली हैं, लेकिन कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक परिवार के 7,000 लोगों का जिंदगी का जो 1.5 लाख आर्मी का, 7,000 एयरफोर्स का जिंदगी को जो एक फैसले ने जला के राख कर दिया, उनके 5 माता पिता भाई बहन को जिनसे जिंदगी को तबाह कर दिया, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो? मैं फिर कहता हूं कि मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन कम से कम ये भी बता दो कि उन जिंदगियों का फैसला कौन करेगा, उनके दुख दर्द का फैसला कौन करेगा? ये सरकार, मैं सरकार से हमेशा ये कहता रहता हूं कि आप अपनी स्कीम को फिर से सुधार करो और हमारी फ्रेश इन्वॉल्वमेंट कर दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है साहब। जी बिल्कुल सर, जी सर, हमारी ज्वाइनिंग ली जाए क्योंकि हमने इतनी सारी प्रोसेसें पास की हैं। हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं इस आगजनी और ये हिंसात्मक जो घटना हो रही है इसकी पूर्ण विरोध करते हैं। लेकिन सर कुछ दिन पहले हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाए थे जिसमें पूरे इंडिया में 7 से 8 लाख ट्विटर मतलब हुई थी, जो 2-2 बार ऐसी टॉप पे हुई है। सरकार उतना पे भी बात नहीं सुनी। राजनाथ सिंह जी, माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। आर्मी के 1,10,000 बच्चे हैं और हम लोग 7,000 इनरोलमेंट वाले बच्चे हैं, इन सबको आश्वासन दी गई थी जंतर मंतर पे कि आप लोग की सुनवाई की जाएगी। लेकिन सर क्या ये सुनवाई है? क्या यही सुनवाई है? अच्छा, मैं आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर हिमांशु सिंह है। आप भी क्वालिफाइड हैं? जी सर, मैंने भी क्वालिफाई किया था। बाकी मतलब अगर एनरोलमेंट लेटर मिलता तो आपको नौकरी मिल जाती? यस सर, बिल्कुल मिल जाती सर। बाकी लोगों का भी सब मिल गया था, सबका PSL में सिलेक्ट हुए थे, सब एनरोलमेंट का सर वेट कर रहे थे। और इतना बार हम लोगों ने कॉल किया CSB में तो हमको सर झूठा दिलासा दिया गया हर बार।
हर बात झूठा दिलासा दिया गया कि आपका आ जाएगा। दिन के बाद सर दिन बीतेंगे और एक ऐसे देखते सर 1.5 साल हो गया, 2 साल, अब तक अंत में निर्णय आया तो भी हाथ में सर कुछ नहीं लौटा, सिर्फ निराशा ही लौटी हाथ में सर। तो मैं एक मिनट मैं आपसे समझना चाहूंगा और बहुत गंभीरता से बात समझना चाहूंगा क्योंकि एक अहम मुद्दा है। आप रेगुलर एनरोलमेंट के जरिए भी भारतीय वायुसेना में ही जाते, अग्निपथ के जरिए भी तो सरकार आपको वही मौका दे रही है। सर अग्निपथ को एक अलग तरीके से लाना चाहिए था, रेगुलर भर्ती करनी चाहिए थी, इसको अलग तरीके से आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ रेगुलर भर्ती तो सरकार ने बंद कर दी, हम वो बात नहीं कर रहे अब। मेरा आपसे सवाल ये है, आपके एक मिनट सर, आपके पास आगे ये रास्ता है, या तो आप अप्लाई ना करें या अग्निपथ के जरिए करें, तो अग्निपथ से भी तो आपको वही नौकरी मिल रही है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? सर उसमें भी बहुत सारे, अगर देखें जाएगा अग्निपथ के बारे में सर, अगर जो विद्यार्थी उसमें जाता है उसमें 25% लोगों का सिलेक्शन होगा। 25 जो सर एयरफोर्स फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करती है, वहाँ पे यूनिटी की बात करती है, उसमें से कुछ बंदे को आप रख रहे हैं, कुछ लोगों को आप निकाल दे रहे हैं, ये कहाँ का सर न्याय है? टू बी वेरी जेन्युइन, आपसे मैं जो आपने सवाल पूछा कि आप रेगुलर भर्ती पे जाना चाहते थे, अब अग्निपथ स्कीम आई है तो उसमें भी चले जाते, तो मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूं सर कि इस देश के रक्षा मंत्री जी से जो ये बोल रहे हैं कि देश का बहुत सारा पेंशन का पैसा जो पेंशन में लग रहा है उसको हटा देते हैं, तो देश की आर्मी को मॉडर्नाइज और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का फैसला, ये कदम सराहनीय होगा। सर आप इस देश के रक्षा मंत्री हैं, हम पूरे ईमानदारी के साथ और प्रैक्टिकल बात बोलते हैं। आप अपने विधानसभा का विधायक रहे, विधायक का पेंशन छोड़िए, आप सांसद रहे, सांसद का पेंशन छोड़िए, आप अपनी पार्टी का तमाम जो पेंशन लोग धारक बैठा हुआ है उसको आप उसको ट्रेन के अलाउंस जो देते हैं उसको बंद करिए। क्यों वे सैनिकों को और गरीबों के बच्चों पे ये तानाशाही वाला नियम क्यों थोपा जाता है? क्यों गरीब है इसलिए आप थोपते हो? ये क्यों बोला जाता है? राजनाथ सिंह जी, और एक बात और, राजनाथ सिंह जी, आपके बेटे क्यों नहीं डिफेंस सर्विस में आई, बता दो। आपका बेटा तो आज विधानसभा में एमएलए है, मैं उसका कोई भी उसका विरोध नहीं करता हूं, एमएलए बने, गरीब का बच्चा कैसे बनेगा सर? आज माननीय गृह मंत्री के बेटे तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं, कोषाध्यक्ष बन जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर हमारे ऊपर ही नियम क्यों थोपा जाता है? हमने रिटन परीक्षा क्वालिफाई की है सर, और इस देश के नागरिक हैं, और इस देश का नागरिक हम जानते हैं कि हमारा हक अधिकार क्या है। और 4 साल जो आप अग्निपथ स्कीम ला रहे हो, उसके बाद 4 साल के बाद तो बता दो कि क्या करने वाले हो हमारे साथ। ये हमारे भाई, हम इनके बेटे हैं सर, जो पानी बेचता है इस गांधी मैदान में, जो टॉफी बेचता है, जो पानी बेचता है, चाय बेचता है। और एक बात और सर, हमको आज शक हो रहा है मोदी जी पे। मोदी जी एक बात बता दीजिए हमको आज कि आप कैसे कहते हो कि हम बचपन में चाय बेचा करते थे? अगर आप चाय बेचा किया होते, चाय बेचा करते, तो आपको गरीबों का दर्द मालूम हुआ होता। आप बताइए कि आप चाय कहां बेचा करते? सर हम नहीं बोलना चाहते इस बात को, हम ये बात को नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलता हूं, गरीब जानता है कि गरीब के घर में क्या दिक्कत है। हमारी बहनें हैं, 12 लाख रुपया सर क्या होता है, उनकी शादी करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? हमारे पिताजी बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? और मोदी जी आप बताओ कि आप चाय कहां बेचा करते थे? मैं उस पॉलिटिकल गेम में नहीं फंसना चाहता हूं, लेकिन आपका मैं अच्छे से जवाब दे दिया कि अगर ये नेताओं के साथ पेंशन व्यवस्था लागू होती है, अगर इन नेताओं को 71 साल में कुर्सी और विधानसभा लोकसभा लड़ने का अधिकार है, तो इस देश के नौजवान जो कि 18 साल में भर्ती होते हैं, उनको 22 साल की और परिश्रम करने के बाद तुम उनको निकालने का प्रयास क्यों करते हो, ये बता दो। आप करोड़ों रुपया कॉर्पोरेट सेक्टर का तो माफ कर देते हो, लेकिन गरीबों का क्या होगा? हम मजदूर किसानों का क्या होगा? लेकिन एक सवाल यह भी है कि दुनिया भर में सेनाएं मॉडर्नाइज हो रही हैं, अब उस संख्या में जवान नहीं चाहिए। मॉडर्न मशीनरी ने, मॉडर्न हथियारों ने उसकी जगह ले ली है। तो अगर सरकार खर्च कम करने के लिए सैनिकों की संख्या को कम कर रही है तो कैसे करे? आपके पास कोई रास्ता है? बता रहे हैं सर, आप यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं कि कुछ चुनिंदे देशों में जो है ये टूर ऑफ ड्यूटी लागू है। आप ये बात कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके सवाल से ये तो स्पष्ट हो गया है कि आप कह रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू है, तो भारत में भी टूर ऑफ ड्यूटी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एक बात मैं बता दूं कि जो आप इजराइल और बाकी जो देश हैं जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं सर, वो बहुत लिटरेट देश हैं, उनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। और आपको बता दें कि आपकी देश की लिटरेसी रेट कितनी है। आप जाओ गाँव में, आप जाओ उस खेत खलिहानों में जहां बच्चा 4 बजे सर निकलता है घर से, और घर से निकलने के बाद दौड़ता है, पसीने से लुप्त होकर घर पे आके बेचारा गिर जाता है। पापा मजदूरी करके फल बेच के सब्जी बेच के आता है घर पे, तो घर का खर्चा निकलता है। उस बच्चे के बारे में कौन ध्यान देगा? गरीब सेना में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अंबानी का बेटा जाएगा क्या सेना में? लेकिन जो ये सरकार का तर्क है कि हम बच्चे को उसके जीवन के उस दौर में जब उसे सबसे ज्यादा अनुशासन की
ज़रूरत होती है हम उसे अनुशासित करेंगे, मिलिट्री सर्विस में मौका देंगे और उसके बाद एक मुश्त पैसा भी देंगे, तो बहुत से ऐसे बच्चे जो आज खाली बैठे हैं घरों में, बेरोजगार बैठे हैं, जो बहुत हाई एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, क्या उनके लिए ये अग्निपथ बहुत अच्छा सम्मानजनक तरीके से एक रोजगार पाने का या देश की सेवा करने का मौका नहीं होगा? बहुत बहुत आपका ये सवाल है, बहुत कीमती है और उस कीमती सवाल का जवाब भी हम कीमती से देना चाहेंगे। आप तब ये भी बता दो कि जब आप अग्निपथ स्कीम के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो आप क्यों कब्र खोने हमारी? आप 7,000 बच्चों का क्यों बर्बाद जिंदगी किया? क्या हम लोग युवा नहीं थे? जब हम मेडिकल पास किए तो हम लोग की उम्र केवल 18 साल थी। जब हम लोग की उम्र 18 साल थी तो अगर हम लोग भी सेना में जाते तो कोई हमारी सेना युवा होती? तो आखिर हमारी जिंदगी को बर्बाद करके आप ये दलील देते हो कि सेना मॉडर्नाइज हो गई, तो हमारी क्या गलती थी उसमें सर? आखिर ये दलील भी पेश करो कि आखिर हम लोग का कब्र क्यों खोना आपने? इसके बाद आप अग्निपथ और अग्निवीर की स्कीम के बारे में बात करते। भीख थोड़े ना मांगा हम लोग सर, हम लोग ने हासिल किया है अपना एग्जाम सब रिटर्न करके हम लोग गए वहाँ पे, भीख थोड़े ना मांग रहे हम लोग अपना बस जो। थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि क्या आप अग्निपथ स्कीम से ज्वाइन करेंगे, तो मैंने बोला कि अभी तो नहीं, तो इसका मैं रीज़न बताना चाहता हूँ। आपकी जब जॉब लगी होगी, आप जिस भी फील्ड में आपकी जब जॉब लगी होगी, तो कुछ महीने आप तो रिलैक्स फील किए होंगे, आप अपने घर गए होंगे 6 महीना 8 महीना। तो देखिए हम लोग के साथ ऐसी मतलब इंडिविजुअली बात करें तो मेरे साथ आपको भी पता है, मेरा जब रैंक सेफ है तो आप मैं सिक्योर हो गया कि मेरी ज्वाइनिंग तो होगी ही होगी। तो मैं क्या किया, सबसे पहले तो मेरा जिस दिन सेकेंड ईयर का ऑनर्स का पेपर था उसी टाइम मेरा इंटरव्यू था, तो दोनों मैच कर गया। तो कोई भी गरीब किसान, गरीब गांव के बच्चे चाहेंगे कि नौकरी को प्राथमिकता दें, तो मैंने क्या किया, अपने ग्रेजुएशन को के एग्ज़ाम को ड्रॉप करके और इंटरव्यू देने चला गया और लकली सेलेक्ट भी हुआ। उसके बाद देखिए हुआ क्या, मुझे थर्ड ईयर में अपीयर नहीं होने दिया गया। मैं भूल गया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी तो अब हो जाएगी नौकरी, मैं ओपन यूनिवर्सिटी से कर लूँगा, और मैंने रिलैक्स फील किया। उसके बाद जॉब लग जाती है, सिक्योर रैंक के चलते मैं घर चला गया, 6-7 महीना रहा। उसके बाद मैं सोचा कि अब मैं पढ़ने निकलता हूँ, तब तक गवर्नमेंट की मैसेज आई हम लोगों को कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण आपकी ज्वाइनिंग रोकी गई है, आपकी ज्वाइनिंग तुरंत कराई जाएगी। मतलब ये नहीं बोला गया कि एक नई स्कीम आएगी जिसमें आप लोग को दफना ही दिया जाएगा। उस टाइम आप लोग ऐसा क्लियर बोल देते तो हम युवा कुछ नया सोचते, इस अग्निपथ का ही तैयारी कर लेते। आप तो कुछ दिन पहले तक 21 साल निर्धारित किए थे, उस दिन तक तो मेरा एज भी नहीं था। 2 दिन पहले ना हमको एलिजिबिलिटी दिए, 1 साल से नियम बना रहे थे, तो 1 साल पहले भी निर्धारित कर सकते थे। बताइए, इतने बड़े बड़े ऑफिसर इस नियम में लगे हुए थे, इतने सालों से नहीं निर्धारित कर पाए कि इसकी एज 23 होनी चाहिए। 2 दिन दंगा में आप बदल गए, इस दंगा को आप गलत बता रहे हैं, और इस दंगा में तो आप 2 दिन में बदल गए। इतने बड़े बड़े लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, ये सब हम बोलना चाहेंगे कि सर मानक 100 थे, जो जब वो पूरे चीफ थे उस समय इंदिरा गांधी को डायरेक्ट चैलेंज किए थे कि हम आपके बातों से नहीं झुकेंगे, आप डिफेंस में इंटरफेयर ना कीजिए। अभी के चीफ का स्थिति देख लीजिए, कहने में शर्म आ रहा है। जिस फौज को हम लोग ज्वाइन करेंगे उसके बड़े आला अधिकारी, मतलब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ कैसा मतलब अपने ऊंचे ऊंचे पोस्ट के लिए मतलब व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, सभी युवा को दिख रहा है। साहब, युवा इतने मूर्ख नहीं है। आप बोले कि आप अग्निपथ क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, तो आप बताइए, हम 8 महीना से 1 साल से पढ़ाई छोड़ दिए हैं, और अभी जिस बच्चे की एज 22 हो गई है, हम 1 साल से पढ़ाई छोड़े हुए, क्या मैं उन बच्चों से फाइट कर पाऊंगा? आपको पता होगा कि पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है, जो हम लोग की छूट गई है। इधर तो ग्रेजुएशन भी गई और इधर आप हम लोग को अग्निपथ की 2 साल की लॉलीपॉप पकड़ा दिए। क्या अगर हम लोग उसमें भी पास नहीं हुए, मतलब किस बेसिस पे हम उसकी तैयारी करें? 2 महीना में अगर नहीं हुई तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग की विनम्र निवेदन है माननीय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से, कि हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए, इसमें सुधार किया जाए, हम लोग की ज्वाइनिंग कराई जाए। अगर सरकार, अभी तो सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन अगर आपके विरोध के चलते, आक्रोश के चलते सरकार अगर ये दे कि भाई हम आपको अग्निपथ वाले उसी प्रोसीजर में शामिल करते हैं, तो आप सर बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। अग्निवीर बनने को तैयार हैं? जी बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आप अग्निवीर बनेंगे? अगर वो सेम प्रपोजल पे करेंगे तो कुछ मतलब कि हम लोग की जो कहा गया है कि अग्निवीर में फिर से न्यू रिक्रूटमेंट होगी, फिर से फेज 1 की परीक्षाएं होंगी, जो प्रक्रियाएं फिर से करना पड़ेगा सर, उसकी हम लोग प्रक्रिया में फिर शामिल नहीं होना चाहते हैं। अगर ये अग्निपथ और अग्निवीर में करेंगे तो तो यानी आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी तो आप करने को तैयार हैं? एकदम सर बोल रहे हैं कि आप एक बात बताइए कि जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने को, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, सर हम देखिए बाध्य हैं। आप फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं इस बात को,
हम ही नहीं, अगर इस नौकरी को हम छोड़ भी देते हैं तो बहुत सारे इस देश के गरीब के बच्चे जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। तो क्यों हम भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात बता दिए सर, खाना है ये नहीं अभी तो आप आलोचना कर रहे थे कि 4 साल की ये नौकरी इस तरीके से गलत है, अभी आप उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं, आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड एकदम क्लियर है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की ये योजना सही है, क्योंकि नहीं कैसे सही सर, एक बात जैसा कि सुनिए आपने बोल रहे हैं कि हम लोग को जो पुराना जो अभी पेंडिंग है हम लोगों का इनरोलमेंट लिस्ट, उसका हम लोग इंतजार करें। आपने जैसा कि पूछा कि अगर आप लोगों को अग्निपथ स्कीम के द्वारा लिया जाना चाहिए तो आप लोग जाने के लिए इच्छुक हैं या नहीं। हम आपको सीधा शब्द में जवाब देना चाहते हैं सर कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो हम लोग का नोटिफिकेशन आया था, जब फॉर्म फिल किए थे 2019 में नोटिफिकेशन आया था इंडियन एयरफोर्स का, उसमें ये लिखा गया था कि आप लोगों का जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है पुराने जो रेगुलर चलता है उसके बेसिस पे होगा। सर हम लोग को पिछले जो हम लोग का जो नोटिफिकेशन में मेंशन था कि जून 2021 में हम लोग का जो ज्वाइनिंग होगा, सर उसके बेसिस पे हम लोग का सर कंप्लीट प्रोसेस सर तैयार हो गया है, कागजी कार्रवाई। सर ये लोग बाध्य हैं, सेना बीआर चौधरी साहब बाध्य हैं और रक्षा मंत्री भी बाध्य हैं कि हम लोग को पुराने प्रोसेस पे लेना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग कैंसिल करना चाहते हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे आपने क्वेश्चन किया सर कि अभी क्वेश्चन आपने किया कि सर आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 25% बंदों के बीच आप आएंगे, आप ये क्यों सोचते हैं कि 75% लोगों के बीच आएंगे। सर आपसे ये कहना चाहते हैं कि 100% बच्चे जो जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है एग्जामिनेशन का, फेज 2 का और फेज 3 मेडिकल का, हाँ इसलिए कह दिया हमने, हाँ इसलिए कह दिया क्योंकि हम लोग सर कहीं ना कहीं बाध्य हैं उस सिस्टम के, हम लोग बाध्य हैं। आप जो पूछ रहे हैं ना सर सवाल कि आप जाना चाहते हैं, आप ही बोले स्टैंड क्या है आपका। सर गरीबों का स्टैंड वही होता है, क्योंकि आप खुद देखिए जब वो इधर हालात क्या है, बर्बाद कर ही दिए। ना भला से हाँ भला कुछ भी मिल जाए सर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन फिर भी इसी कड़ी में क्योंकि अभी तो थोड़ी तो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, बिल्कुल और ईमानदारी से जवाब चाहूंगा। अगर आप 18 से 21 साल के बीच होते और आपका इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ना हुआ था, आप एक आम युवा होते जो आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो क्या आप सरकार की इस अग्निपथ योजना को स्वीकार सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये सवाल आपका जो है एकदम, मैं कहता हूँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता है, तब तक पैदा नहीं होता है। हम तो थे ही नहीं आम आदमी, हम तो प्रोसेस का हिस्सा बने और हम लोग ये सवाल क्रिएट हो ही नहीं सकता है। आप अगर पूछ रहे हैं कि नहीं होते, मान लीजिए अगर आप क्यों मान लें सर, जब इस देश का सांसद 4 साल की आपका एक स्टैंड है कि आप एक प्रोसेस के तहत सेलेक्ट हो चुके हैं, हाँ। और उसमें आपको जो है लास्ट में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, बस इसलिए आप जो है चाहते हैं आपको अपॉइंटमेंट मिले, बस। ये आपका स्टैंड है। मैं उस स्टैंड से बाहर आके एक आम युवा के तौर पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक आम युवा जो आर्मी की तैयारी कर रहा था, हाँ। जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसने कहीं एग्जाम नहीं दिया है, जो सिर्फ तैयारी कर रहा है, अगर आप उस परिस्थिति में होते तो अग्निपथ पर आपके क्या विचार? तो वो बच्चे सड़क पे हैं, जिन बच्चों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बच्चे सड़क पे हैं, यहाँ कहाँ हैं? वो बच्चे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग आज लोगों कुछ शब्द भी बोल रहा है और संसदीय भाषा के प्रयोग उनके साथ किया जा रहा है। हम तो उस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते हैं जो सवाल हमारे लिए बना ही नहीं है। हाँ जब हमारे लिए सवाल वो है ही नहीं सर, हम तो पहले प्रोसेस के हिस्सा बन चुके हैं। हम लोग की अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग की देरी थी, तो हम लोग का ज्वाइनिंग की बात किया जाए, क्यों बात रखा जाए? सवाल बहुत हैं और इन युवाओं का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी जब ज्वाइनिंग की सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर रह गया था तो उसको क्यों रोका गया? अग्निपथ योजना का अलग अलग राज्यों में विरोध जारी है। हम बिहार में हैं, यहाँ कल हिंसक घटनाएं हुई, एक रेलवे स्टेशन को जला दिया गया, जहानाबाद में बसों को और गाड़ियों को आग लगा दी गई। इसके अलावा जो है अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक सरकार ने 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। सबके अपने सवाल हैं, लेकिन इस सबके बीच युवाओं का आक्रोश नहीं थम रहा है। और यहाँ हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि सरकार अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने की पूरी कोशिश कर रही है। आज भी अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अग्निपथ को लेकर उठ रहे सवालों का सेना के बड़े अफसरों ने जवाब देने की कोशिश की। अब देखना यही होगा कि पिछले 5 दिनों से जारी अग्निपथ योजना को लेकर जो आक्रोश है वो यूं ही जारी रहता है या कुछ और होता है। शांत होते हैं जो युवा हैं, नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, वो सरकार की बात को समझते हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ पटना के गांधी मैदान से मैं दिलनवाज पाशा अब आपसे लेता हूं इजाजत। इस वीडियो में जो आपने देखा, जो मुद्दे आपने सुने, उन पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।